स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेम क्वांटम एंड लेजर फिजिक्स यूनिट 1 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है फ्रैंक हर्च एक्सपेरिमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, 1913 में डेनिश फिजिस्ट नील बोहर ने हमें बोहर मॉडल ऑफ एटम दिया था और उस बोहर मॉडल ऑफ एटम के बहुत सारे पोस्टुलेट्स थे, जिसमें से एक पोस्टुलेट ये भी था कि हर एक एटम में क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स प्रेजेंट होती हैं, और इसी पोस्टुलेट को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया था। फ्रैंक एंड हर्च नाम के दो साइंटिस्ट ने मिलके एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू वेरीफाई किया था। उस एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है फ्रैंक हर्च एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट किया गया था बोहर मॉडल ऑफ एटम के एक साल बाद 1914 में, और इस एक्सपेरिमेंट के लिए फ्रैंक और हर्च को नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स दिया गया था 1925 में। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसकी स्टार्टिंग में आप क्या लिख के आएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी स्टार्टिंग में आप लिखेंगे कि आखिरकार इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या था, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या बताया गया था। फ्रैंक हर्च एक्सपेरिमेंट गिव्स डायरेक्ट एविडेंस ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स इन एन एटम एज गिवन बाय बोहर्स इन हिज पोस्टुलेट्स। फ्रैंक हर्च एक्सपेरिमेंट हमें डायरेक्ट एविडेंस देता है, किस बात का, एक प्रमाण देता है किस बात का कि एटम्स के अंदर क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स होती हैं। और ये बात किसने कही थी? सबसे पहले नील बोहर ने अपने बोहर मॉडल ऑफ एटम में वन ऑफ द पोस्टुलेट्स में उन्होंने ये कहा था कि एटम के अंदर क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स होती हैं, और इसी पोस्टुलेट को एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रमाणित किया गया था, वेरीफाई किया गया था। फ्रैंक और हर्च ने मिलके किया था एक्सपेरिमेंट, जिसको बोला जाता है फ्रैंक हर्च एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट्स, इतना लिखने के बाद अब आप इसके बारे में क्या लिखेंगे? इसके बाद आप बताएंगे कि इस एक्सपेरिमेंट का आखिरकार एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था। तो स्टूडेंट्स, फ्रैंक हर्च एक्सपेरिमेंट का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो कुछ इस प्रकार से है। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या क्या लगा हुआ है, क्या क्या मेन कंपोनेंट्स है, आइए उनकी बात करते हैं। यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं ये है एक ग्लास ट्यूब, और ये ग्लास ट्यूब एम्प्टी नहीं है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? इसके अंदर गैस वेपर्स ऑफ मरकरी एटम्स भरे हुए हैं, और मरकरी एटम्स के अंदर क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स प्रेजेंट होती है। इसको हमने वेरीफाई करना है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने गैस वेपर्स ऑफ मरकरी एटम्स भरे हुए हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। और यहाँ पर इस ग्लास ट्यूब के अंदर हमने कैथोड सी, मेटल ग्रिड जी और एक प्लेट ए भी फिट की हुई है। कैथोड और ग्रिड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस VA अप्लाई किया गया है। कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ा गया है VA बैटरी से, और मेटल ग्रिड जी को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी VA से जोड़ा गया है। ये एक वेरिएबल बैटरी है। और स्टूडेंट्स, ये जो प्लेट है A, इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी VR से जोड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, कैथोड का क्या काम होता है? कैथोड को जब हम हीट करते हैं तो यहाँ से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होती हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जो हैं एक्सेलरेट होते हैं बाय दिस पोटेंशियल डिफरेंस VA, और ये एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ मूव करते हैं? मेटल ग्रिड जी की तरफ मूव करते हैं, जिसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं इस मेटल ग्रिड जी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। मीन्स हर एक इलेक्ट्रॉन जो इस मेटल ग्रिड जी तक पहुंचेगा, उनके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस हमने कितना अप्लाई किया है? VA अप्लाई किया है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से इस मेटल ग्रिड जी की तरफ पहुंचेगा, हर एक इलेक्ट्रॉन के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी जरूर होगी। तो स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन्स इस ग्रिड से जी से पास होंगे वो एक पोटेंशियल डिफरेंस VR के थ्रू उनको पास होना पड़ेगा, और इस पोटेंशियल को बोला जाता है रिटार्डिंग पोटेंशियल। यहाँ पर हमने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट A तक पहुंच पाएंगे जो इस रिटार्डिंग पोटेंशियल को ओवरकम कर पाएंगे। जिन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इस रिटार्डिंग पोटेंशियल VR से कम होगी, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स इस रिटार्डिंग पोटेंशियल को ओवरकम कर लेंगे
वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, जिसके कारण सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और उस करंट को मेजर किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ मिली एमीटर। तो स्टूडेंट्स ये है एक्सपेरिमेंटल सेटअप। आप इसको वर्ड्स में लिखेंगे, आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। आप हेडिंग बनाएंगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप। The apparatus consists of a glass tube filled with gas vapors of mercury atoms। इस apparatus में क्या लगा होता है, ग्लास ट्यूब लगी होती है, ये आप ग्लास ट्यूब देख पा रहे हैं यहाँ पर। इसको हमने फिल किया हुआ है मर्करी एटम्स के गैस वेपर से। द ग्लास ट्यूब इज फिटेड विथ इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड सी। यहाँ पर एक कैथोड सी लगाया हुआ है जिसको हम इनडायरेक्टली हीट करेंगे। अ मेटल ग्रिड जी है यहाँ पर, एक प्लेट ए और एक प्लेट ए लगा रखा है यहाँ पर। द कैथोड गिव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन हीटेड। कैथोड का काम क्या है, जब इसको हीट किया जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट होना शुरू हो जाएंगे। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में इतना लिखने के बाद आप और इसमें क्या ऐड करके आएंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप की थ्योरी में और क्या लिख के आएंगे। The emitted electron from cathode C are accelerated by a potential difference Va towards metal grid G. So every electron reaching G must have acquired kinetic energy EVA। देखिए स्टूडेंट्स, कैथोड का काम है इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना। उन एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाया जाएगा इस पोटेंशियल डिफरेंस Va के द्वारा, और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मेटल ग्रिड G की तरफ मूव करेंगे, और जो भी इलेक्ट्रॉन मेटल ग्रिड G तक पहुंचेगा उन सबके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, E मल्टीप्लाई Va, जहां पर E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। आफ्टर क्रॉसिंग G इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू ए रिटार्डिंग पोटेंशियल Vr। G को क्रॉस करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो G को क्रॉस करेंगे उनको एक रिटार्डिंग पोटेंशियल Vr से पास होके जाना पड़ेगा। रिटार्डिंग पोटेंशियल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इस प्लेट को हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इस बैटरी से कनेक्ट किया है और इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो नेगेटिव और नेगेटिव में रिपल्शन होगा, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहाँ पर डिक्रीज होगी। उससे आगे क्या लिखेंगे आप, एंड ओनली दोस इलेक्ट्रॉन्स रीच प्लेट ए विच हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम Vr। सिर्फ और सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल ग्रिड G को क्रॉस करके इस प्लेट ए तक पहुंच पाएंगे जिन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी सफिशिएंट होगी कि वो इस रिटार्डिंग पोटेंशियल Vr को ओवरकम कर सकें। जिन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी Vr को ओवरकम नहीं कर पाएंगे वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्लेट ए तक नहीं पहुंच पाएंगे, और जो प्लेट ए तक पहुंचेंगे इस रिटार्डिंग पोटेंशियल Vr को ओवरकम करके वो एक सर्किट में करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और उस करंट को मेजर किया जाएगा इस मिली एमीटर की हेल्प से। एज अ रिजल्ट करंट फ्लोज इन द सर्किट विच इज मेजर्ड बाय मिली एमीटर Ma। जो इलेक्ट्रॉन्स ए प्लेट तक पहुंचेंगे जिससे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और जिसके कारण करंट फ्लो करेगा और उस करंट को इसकी हेल्प से मेजर किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये तो था एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इसके बाद जो बचा हुआ थ्योरी वर्क है वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए अब बात करते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल Va को बढ़ाते हैं, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल रीच द प्लेट ए, और करंट जो है वो ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज होना शुरू होगा विद इंक्रीज इन Va। करंट बढ़ेगा जैसे जैसे आप Va को बढ़ाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, बट फॉर वन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ Va जिसको हम V0 से डिनोट करते हैं, करंट जो है वो शार्पली फॉल कर जाता है। उसके बाद अगर आप Va को बढ़ाते हैं तो करंट फिर बढ़ता है। आफ्टर सर्टेन वोल्टेज मींस एट 1 वोल्टेज Va अगेन करंट जो है वो दोबारा नीचे जाता है, फिर Va को बढ़ाने पर करंट ऊपर जाता है, फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ Va पर करंट फिर नीचे आता है। मींस यहाँ पर आपको कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ Va मिलेंगी जहां पर करंट में शार्प डिक्रीज आएगा। ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है वो भी हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन में। पहले हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। The accelerating potential Va is gradually increased from zero and the current I was measured continuously। धीरे धीरे हमने Va को बढ़ाना शुरू किया और करंट को नोट करना शुरू किया। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज Va को हमने वोल्ट्स में लिया है एक्स एक्सिस के ऊपर और करंट को मिली एम्पियर्स में लिया है वाई एक्सिस के ऊपर। Va को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करेंगे, करंट भी बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि जैसे जैसे Va बढ़ेगा मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल रीच द प्लेट ए और करंट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। बट एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ Va पर आकर जिसको हम V0 से डिनोट करते हैं, और मरकरी एटम्स के लिए V0 की वैल्यू जो होती है 4.9 वोल्ट होती है, वहां पर करंट जो है वो शार्पली डिक्रीज होता है।
फिर वी ए को बढ़ाएंगे तो करंट फिर दोबारा से बढ़ेगा, फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वी ए पे आकर एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल पर आकर 9.8 वोल्ट होता है मरकरी एटम्स के लिए, वहां पर करंट फिर शार्पली डिक्रीज होगा, फिर वी ए बढ़ेगा तो करंट फिर बढ़ेगा, फिर 14.7 वोल्ट ऑफ वी ए पर आकर करंट जो है वो शार्पली डिक्रीज होगा। और आप देख सकते हैं जो गैप है इन दोनों के बीच में वो कितना है, 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इनके बीच में। 9.8 माइनस 4.9 4.9 होता है, 14.7 माइनस 9.8 कितना होता है, 4.9 होता है। तो ये गैप जो है वो 4.9 वोल्ट का ही रहेगा, किसके लिए, मरकरी के लिए, मरकरी एटम्स के लिए। अगर हम कोई और एटम्स लेते हैं ग्लास ट्यूब के अंदर तो उनके लिए डिफरेंस जो है वो अलग हो सकता था, बट डिफरेंस जो है वो सेम रहेगा। यहाँ 4.9 वोल्ट है, दूसरे एटम के लिए डिफरेंस जो है वो कुछ और रहेगा और ये जो वैल्यूज होंगी वो कुछ और होंगी। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं आगे क्या लिखेंगे आप। अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन वी एंड आई, ग्राफ प्लॉट किया गया वी और आई के बीच में। फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट इनिशियली आई इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वी ए becomes maximum and at V0 equal to 4.9 volt current drops sharply। जैसा कि आप ग्राफ से देख सकते हैं कि VA बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा और एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आके वो मैक्सिमम हो जाएगा, पहले वो मैक्सिमम होगा और V0 जो कि मरकरी एटम के लिए 4.9 वोल्ट होता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ VA पर आकर 4.9 वोल्ट पर आकर करंट जो है वो शार्पली ड्रॉप हो जाता है। वो नीचे से ये ग्राफ आप नीचे जाते हुए देख रहे हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आप और क्या लिखेंगे इसमें और इस ग्राफ की कैसे एक्सप्लेनेशन देंगे वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने देखा कि आप एक्सेलरेटिंग वोल्टेज वीए को अगर ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे तो आई भी ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, बट एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वीए पर आकर जो कि 4.9 वोल्ट होती है मरकरी एटम्स के लिए, करंट जो है वो शार्पली डिक्रीज होता है। उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आइए वो देखते हैं। एंड स्टार्ट्स इंक्रीजिंग अगेन फॉर फर्दर इंक्रीज इन वीए, कौन बढ़ना स्टार्ट होगा दोबारा से, करंट दोबारा से बढ़ना स्टार्ट होगा जब आप वीए को आगे और बढ़ाएंगे। एंड अगेन ड्रॉप शार्पली एट 2V0, और दोबारा से करंट जो है वो शार्पली डिक्रीज होगा। कहां पर डिक्रीज होगा, पहला डिक्रीज कहां पर आया था, V0 पर आया था, दूसरा डिक्रीज कहां पर आएगा, 2V0 पर आएगा। मींस अगर पहला डिक्रीज 4.9 वोल्ट पर आ रहा था मरकरी एटम्स के लिए तो दूसरा डिक्रीज आएगा 4.9 मल्टीप्लाई टू 9.8 वोल्ट पर आएगा और ये बिहेवियर बार बार रिपीट होता रहेगा फॉर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ V0। मींस नेक्स्ट डिक्रीज कब आएगा, शार्प डिक्रीज करंट में 4.9 इंटू 3 टाइम्स 14.7 वोल्ट पर आएगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से रिपीटेड बिहेवियर चलता रहेगा एंड द बिहेवियर इज रिपीटेड इन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ V0, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ V0 पर आकर करंट जो है वो शार्पली डिक्रीज होता रहेगा और फिर वो बढ़ता रहेगा। ये प्रोसीजर जो है वो चलता रहेगा। अब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ V0 पर मींस 4.9 वोल्ट, 9.8 वोल्ट, 14.7 वोल्ट पर करंट में शार्प डिक्रीज क्यों आ रहा है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे अब हम आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ वीआई ग्राफ। देखिए स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा था वीआई ग्राफ में कि जैसे जैसे आप वीए को बढ़ाएंगे आई बढ़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है पहले हम वो डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ हेडिंग बनाएंगे। विद इंक्रीज इन वीए स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, जैसे जैसे आप वीए को बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी जिसका फॉर्मूला होता है E इंटू वीए वो बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड भी बढ़ रही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका बेसिक फॉर्मूला जो होता है वो हाफ mv² होता है। एंड कंसिक्वेंटली करंट I इज इक्वल टू NeAV इंक्रीजेस। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी मींस स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में रिलेशन होता है I इज इक्वल टू NeAV। यहाँ पर N क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने मूव कर रहे हैं, और E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में वो मूव कर रहे हैं, V है यहाँ पर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा क्योंकि NB कांस्टेंट होगा, E भी कांस्टेंट होगा और A भी कांस्टेंट होगा। ड्यूरिंग मोशन इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद मरकरी एटम्स इलास्टिकली। देखिए स्टूडेंट्स अभी VA की वैल्यू बहुत कम है, मींस इलेक्ट्रॉन से काइनेटिक एनर्जी अभी बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू मरकरी एटम्स। मरकरी एटम जो हैं वो बहुत बड़े साइज के होते हैं और उनके बीच में जो कोलिजन रहेगा, अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइज कम है और मरकरी का साइज बड़ा है, तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन रहेगा वो इलास्टिक कोलिजन होगा। मींस इलेक्ट्रॉन मरकरी एटम से टकराएंगे क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो कोई फ्री स्पेस में मूव नहीं कर रहे, वो गैस वेपर्स ऑफ मरकरी एटम्स के थ्रू मूव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने गैस वेपर्स ऑफ मरकरी एटम्स भरे हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो ऑब्वियस है कि वो मरकरी एटम से कोलाइड करेंगे।
बट इलेक्ट्रॉन्स की अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो वो मरकरी एटम से इलास्टिक कोलिजन करेंगे और इलास्टिक कोलिजन में इलेक्ट्रॉन की सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कोई लॉस नहीं आएगा। और इलास्टिक कोलिजन की जो मेन प्रॉपर्टी होती है और वो होती है नो लॉस ऑफ एनर्जी, मींस एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है सिस्टम की। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा और वो कंटिन्यू रखेंगे अपना मोशन टुवर्ड्स प्लेट ए। तो इस केस में करंट बढ़ेगा विद इंक्रीज इन वीए एज लॉन्ग एज वीए इज स्मॉल। तो स्टूडेंट्स आइए आगे देखते हैं। Mercury atoms being heavy, so electrons loses negligible amount of energy during collision and continue motion। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अभी कम है और मरकरी एटम्स बहुत हैवी हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन और मरकरी एटम्स के बीच में कोलिजन रहने वाला है वो इलास्टिक इन नेचर होने वाला है और इलास्टिक कोलिजन में कभी भी एनर्जी का लॉस नहीं होता। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन चेंज होगी पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी जो है वो मरकरी एटम्स को नहीं देगा। तो इलेक्ट्रॉन्स अपना मोशन जो है वो इस प्लेट ए की तरफ कंटिन्यू रखेंगे और करंट जो है वो ग्रेजुअली बढ़ता रहेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक समझने के बाद कि करंट क्यों बढ़ रहा है विद इंक्रीज इन वीए स्टार्टिंग में, उसके बाद की जो एक्सप्लेनेशन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि आप एक्सप्लेनेशन में और क्या ऐड करके आएंगे एग्जाम के अंदर। However, with increase in VA, kinetic energy of electron increases and at certain value of VA equal to 4.9 volt, it becomes equal to first excitation energy of Mercury, that is equal to difference between ground state and first excited state of Mercury। क्या लिखा है हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर कि जैसे जैसे आप VA को बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी। एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल VA के ऊपर आके जिसकी वैल्यू 4.9 वोल्ट होती है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाएगी कि वो मरकरी एटम्स की फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर हो जाएगी। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का क्या मतलब है, हम मान लेते हैं कि मरकरी एटम के अंदर ये ग्राउंड स्टेट है जिसकी एनर्जी E1 है और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है जिसकी एनर्जी E2 है। अभी मरकरी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और मरकरी एटम में ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो 4.9 वोल्ट का होता है। तो इलेक्ट्रॉन की जब इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब 4.9 वोल्ट के बराबर हो जाती है तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देते हैं जिससे कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और स्टूडेंट्स इस केस में जो कोलिजन होता है वो इन इलास्टिक कोलिजन होता है। ये एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आ रहा था, कितनी एनर्जी का था, 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का था। इतनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मरकरी के ऊपर इंसिडेंट हुआ और उसने क्या किया, अपनी एनर्जी जो है मरकरी एटम के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी और मरकरी का इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला गया क्योंकि इन दोनों एनर्जी स्टेट्स के बीच का डिफरेंस जो है वो 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी लॉस कर दी और वो एनोड प्लेट तक पहुंच ही नहीं पाया और जिसके कारण करंट जो है वो एकदम शार्पली डिक्रीज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यही मतलब है इसका। तो स्टूडेंट्स इतना लिखने के बाद आप इस टॉपिक में और क्या ऐड करके आएंगे वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि आप थ्योरी में और क्या ऐड करके आएंगे। At this stage during inelastic collision electron energy utilized in excitation and current drop sharply। इस केस में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो मरकरी के एटम्स को एक्साइटेशन करने में काम आ जाएगी, मींस मरकरी एटम को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भेजने काम आ जाएगी क्योंकि मरकरी एटम की फर्स्ट ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मैंने पिछले सेक्शन में यहाँ पर वोल्ट लिखा था, एक्चुअली इट इज 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आप करेक्शन कर लीजिएगा पिछले सेक्शन में। और इस केस में इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी जो है वो यहाँ लूज कर देता है, मरकरी एटम्स को एक्साइटेशन करने में लूज कर देता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पहुँच नहीं पाते इस प्लेट ए तक और करंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है एट 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The electrons of mercury in excited state comes back to ground state by emitting photons of energy 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए स्टूडेंट्स जो मरकरी का इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच चुका है। एक्साइटेड स्टेट में कोई भी एटम या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तक नहीं रह पाता, इट कैन स्टे ओनली फॉर 10⁻⁸ सेकेंड्स इन द एक्साइटेड स्टेट। उसके बाद उसको ग्राउंड स्टेट में आना ही होता है और जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एक फोटोन एमिट करेगा और उस फोटोन की एनर्जी उतनी ही होगी, hν की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन से अब्जॉर्ब की थी, दैट इज 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आप क्या लिख के आएंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि आप और इसमें क्या ऐड करके आएंगे। हर्च ऑब्जर्व द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ मरकरी वेपर्स इन द ट्यूब।
हर्ष ने साथ साथ क्या किया, मरकरी वेपर्स का एमिशन स्पेक्ट्रम भी ऑब्जर्व किया। उन्होंने क्या देखा, बिलो 4.9 वोल्ट नो स्पेक्ट्रल लाइन अपीयर्स। जब VA की वैल्यू, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल की वैल्यू 4.9 वोल्ट से कम थी, कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन नजर नहीं आई इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ मरकरी वेपर्स। But at 4.9 volt, a spectral line of wavelength 2536 angstrom was observed. But जैसे ही एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल 4.9 वोल्ट हुआ, उसी पोटेंशियल पर एक स्पेक्ट्रल लाइन देखने को मिली जिसकी वेवलेंथ थी 2536 एंगस्ट्रॉम। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप एनर्जी अगर निकालें, इस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी वो होती है E इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू होता है C अपॉन लैम्डा। अगर आप C और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, H की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और C की वैल्यू होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8, और लैम्डा की वैल्यू अगर आप ये पुट करेंगे तो वो लिखेंगे आप 2536 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कर दिया तो आपको जो एनर्जी मिलेगी वो जूल्स में मिलेगी, 7.83 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको इसको किससे डिवाइड करना होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड करना होगा। अगर आप जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा 4.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.9 वोल्ट ही है। तो यहाँ से कंफर्म होता है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड एनर्जी स्टेट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 4.9 वोल्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही आप वोल्टेज और बढ़ाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी लूज की थी, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी दोबारा से रीगेन करेगा जब वो इस पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट होगा। फिर वो प्लेट ए की तरफ पहुंचेगा और फिर करंट बनेगा, और फिर 9.8 वोल्ट पर आकर इलेक्ट्रॉन और मरकरी एटम्स के बीच में क्या होगा, इनइलास्टिक कोलिजन होगा। फिर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करेगा जिसकी वजह से करंट फिर ड्रॉप होगा, और ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होती रहेगी एट इंटीग्रल्स मल्टीपल्स ऑफ 4.9 वोल्ट इन केस ऑफ मरकरी एटम्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से कंफर्म होता है कि मरकरी एटम्स के अंदर क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट जो है वो प्रेजेंट थी, और यहाँ से बोहर का पोस्टुलेट जो है वो भी वेरीफाई होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। तो आपको यहाँ तक लिख के आना है इस टॉपिक में। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ क्वांटम फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।